एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग कॉजेज पर्पल ग्लव सिंड्रोम? कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से पर्पल ग्लव सिंड्रोम हो सकता है? ऑप्शन ए डायजेपाम, ऑप्शन बी फेनिटोइन, ऑप्शन सी फिनोबार्बिटल, ऑप्शन डी वॉल्प्रोइट। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी यानी कि फेनिटोइन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस के डिस्क्रिप्शन की, तो सबसे फर्स्ट है हमारा डायजेपाम। डायजेपाम से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, लेकिन पर्पल ग्लव सिंड्रोम जैसा कंडीशन नहीं होता है। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है। अगर हम फेनिटोइन को आईवी एडमिनिस्टर करते तो इसकी वजह से अगर एक्स्ट्रावास्टेशन होगा तो टिश्यू नेक्रोसिस के चांसेस रहते हैं, जो कि आगे जाके पर्पल ग्लव सिंड्रोम जैसी कंडीशन डेवलप करती है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सी फिनोबार्बिटल। फिनोबार्बिटल के साथ में भी हमें पर्पल ग्लव सिंड्रोम जैसी कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। और लास्ट है हमारा वॉल्प्रोइट। वॉल्प्रोइट से हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, ना कि पर्पल ग्लव सिंड्रोम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन था वो था हमारा पर्पल ग्लव सिंड्रोम से रिलेटेड। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी फेनिटोइन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंटीडोट फॉर मेथेनॉल पॉइजनिंग इज? मेथेनॉल पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? ऑप्शन ए नैलोक्सोन, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी N-एसिटाइलसिस्टीन। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एथेनॉल। चलिए हम यहाँ पर सारे ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑप्शन ए नैलोक्सोन। नैलोक्सोन एंटीडोट जो है हमारा मेथेनॉल पॉइजनिंग का नहीं बल्कि ओपियोइड का एंटीडोट है। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, मेथेनॉल पॉइजनिंग का एंटीडोट एथेनॉल होता है, जो कि प्रिवेंट करता है टॉक्सिक मेटाबोलाइट के फॉर्मेशन से। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया एट्रोपिन। एट्रोपिन किसका एंटीडोट होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग का। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन डी N-एसिटाइलसिस्टीन। पैरासिटामोल पॉइजनिंग के अंदर एंटीडोट की तरह काम करता है N-एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डायूरेटिक इज प्रिफर्ड इन एक्यूट पल्मोनरी एडिमा? एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के केस के अंदर कौन सा डायूरेटिक है जो कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से हम प्रिफर करेंगे? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, ऑप्शन बी मैनिटोल, ऑप्शन सी फुरोसेमाइड, ऑप्शन डी स्पाइरोनोलैक्टोन। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फुरोसेमाइड डायूरेटिक जो होगी हम एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के अंदर प्रिफर करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरथाइजाइड की, तो इसका स्लो ऑनसेट होता है, इसीलिए हम इसे प्रेफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी मैनिटोल। मैनिटोल जो होता है वो हार्ट फेलियर जैसे केसेस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है फुरोसेमाइड, जिसे कि आप लेसिक्स के नाम से जानते हैं। इसे अगर हमने आईवी एडमिनिस्टर किया तो इसका एक्शन हमें रैपिडली देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से प्रीलोड रिड्यूस होता है, इसीलिए हम एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के केस के अंदर इसे प्रेफर करते हैं। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन का अगर आप देखेंगे तो स्लो पोटेशियम स्पायरिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे प्रेफर नहीं करेंगे। पॉइंट है हमारा, विच ड्रग कॉजेज जिंजिवल हाइपरप्लेजिया? कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है? ऑप्शन ए वॉल्प्रोइट, ऑप्शन बी फेनिटोइन, ऑप्शन सी कार्बामाजेपिन, ऑप्शन डी लेमोट्रिगिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फेनिटोइन। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया वॉल्प्रोइट। वॉल्प्रोइट की वजह से वेट गेन हो सकता है। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, फेनिटोइन मेडिसिन जिसे कि हम एप्टोइन भी कहते हैं, इसकी वजह से जिंजिवल हाइपरप्लेजिया का कंडीशन डेवलप हो सकता है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन से डिप्लोपिया की कंडीशन होती है, ना कि जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। और ऑप्शन डी है हमारा लेमोट्रिगिन। लेमोट्रिगिन की वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। तो आप देख सकते हैं हमें पूछा गया था कौन सी ड्रग जिंजिवल हाइपरप्लेजिया करेगी, तो वो है हमारी ऑप्शन बी फेनिटोइन ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा? कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि अस्थमा की कंडीशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है? ऑप्शन ए एटिनोलॉल, ऑप्शन बी मेटोप्रोलॉल, ऑप्शन सी प्रोप्रानोलॉल, ऑप्शन डी नेबिवोलॉल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोप्रानोलॉल। सबसे फर्स्ट लास्ट में जहां पर ओलॉल आता है सफिक्स के तौर पर, तो वो हमारी मेडिसिन जो है वो हमारा बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल होती है। चारों ही मेडिसिन के पीछे ओलॉल आ रहा है, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि बीटा ब्लॉकर भी अलग अलग होती है। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन ए एटिनोलॉल, यह जो है हमारा बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। मेटोप्रोलॉल भी बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। प्रोप्रानोलॉल जो होती है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है।
और नेबिवोलोल जो होती है वो कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो कंडीशन है हमारी डिजीज की वो है अस्थमा की कंडीशन। तो अस्थमा की कंडीशन के अंदर हम बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होता है उसे नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा प्रोप्रानोलोल जो है नॉन सेलेक्टिव है, मतलब बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए प्रोप्रानोलोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है अस्थमा की कंडीशन के अंदर। चलिए इसका वन लाइन के अंदर रेशनल आप पूरा कंप्लीटली याद रख सकते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोप्रानोलोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है अस्थमा की कंडीशन के अंदर, क्योंकि यह क्या करेगी, बीटा 2 को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग डिक्रीजेस आफ्टर लोड इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के केस के अंदर कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि आफ्टर लोड को डिक्रीज करती है? ऑप्शन ए डिजॉक्सिन, ऑप्शन बी एसीई इनहिबिटर्स, ऑप्शन सी डायूरेटिक्स, ऑप्शन डी बीटा ब्लॉकर्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एसीई इनहिबिटर्स। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन ए डिजॉक्सिन की। डिजॉक्सिन मेडिसिन जो है हमारी वो आइनोट्रोपिक ड्रग का एग्जांपल है, जो कि आफ्टर लोड को रिड्यूस नहीं करती है। ऑप्शन सी के अंदर आप देखेंगे डायूरेटिक्स दिया गया है, डायूरेटिक्स प्री लोड को रिड्यूस करती है, ना कि आफ्टर लोड को। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर से आपका रिड्यूस होता है हार्ट रेट और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करेगा, ना कि आफ्टर लोड को कम करेगा। अब बच जाता है हमारा एसीई इनहिबिटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब इसका रेशनल एग्जैक्ट क्या है वो देख लेते हैं। एसीई इनहिबिटर से क्या होता है, सिस्टमेटिक वैस्कुलर डिक्रीज करता है, इसी के साथ ही साथ यह आफ्टर लोड को भी डिक्रीज करता है। और इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि आफ्टर लोड के साथ साथ यह प्री लोड को भी डिक्रीज करता है। और बात करते हैं हम एसीई इनहिबिटर के ड्रग एग्जांपल की, तो उसमें आता है हमारा एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल और रामिप्रिल इसके ड्रग्स के एग्जांपल है। इन्हीं रीजंस की वजह से हम एसीई इनहिबिटर को हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग कॉजेज लुपस लाइक सिंड्रोम। कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से लुपस लाइक सिंड्रोम हो सकता है? ऑप्शन ए हाइड्रालाजिन, ऑप्शन बी प्रोप्रानोलोल, ऑप्शन सी फुरोसेमाइड, ऑप्शन डी डिजॉक्सिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हाइड्रालाजिन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट हाइड्रालाजिन जो होती है वो किस तरह से एक्ट करती है, डायरेक्ट आर्टेरियोलर वासोडायलेटर की तरह एक्ट करती है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर वाली कंडीशन के अंदर इसे यूज में लेते हैं। हाइड्रालाजिन की वजह से ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस हो सकता है, और स्पेशली कब होता है, जब हमने इस मेडिसिन को हाई डोज पे दिया हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया हो। हाइड्रालाजिन कॉजेज ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस कैरेक्टराइज्ड बाय एंटीहिस्टोन एंटीबॉडीज। जब हम इसका लैब फाइंडिंग्स देखेंगे तो हाइड्रालाजिन के अंदर अगर ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस है तो उसकी वजह से एंटीहिस्टोन एंटीबॉडीज लैब फाइंडिंग्स के अंदर हमें पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंटीबायोटिक कॉजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम। कौन सी एंटीबायोटिक होती है जिसकी वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम का रिस्क रहता है? ऑप्शन ए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी क्लोराम्फेनिकोल, ऑप्शन डी जेंटामाइसिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी क्लोराम्फेनिकोल। हम यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन ए सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। सिप्रोफ्लॉक्सासिन से ग्रे बेबी सिंड्रोम नहीं बल्कि चिल्ड्रंस के अंदर कार्टिलेज डैमेज का रिस्क होता है। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन की वजह से टिथ डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलता है। क्लोराम्फेनिकोल जो कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन की वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी या फिर ओटोटॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। चलिए अब क्लोराम्फेनिकोल का रेशनल क्या है वो हम देख लेते हैं। Gray baby syndrome occurs due to accumulation of chloramphenicol in neonates because of immature liver metabolism. बेबीज के अंदर क्या होता है, इमेच्योर लिवर होता है, जिसकी वजह से जो हमारा क्लोराम्फेनिकोल मेडिसिन है उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्लोराम्फेनिकोल एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर ग्रे बेबी सिंड्रोम का कंडीशन डेवलप होता है। अब अगर आपको इसे ट्रिक्स के तौर पर याद करना है तो आप उसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, क्लोरोमैक्स बेबी ग्रे, यानी कि क्लोराम्फेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज इज। बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज में कौन सा एंटीडोट यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए नालोक्सोन, ऑप्शन बी फ्लुमाजेनिल, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी प्रोटामिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फ्लुमाजेनिल।
ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया नालोक्सोन। नालोक्सोन जो होता है ओपियोइड एंटीडोट है, ना कि बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज के रूप में यूज में लेते हैं। फ्लूमाजेनिल जो कि हमारा राइट आंसर है। बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज के केस के अंदर एंटीडोट के तौर पर फ्लूमाजेनिल को यूज में लिया जाता है। ऑप्शन सी के अंदर एट्रोपिन दिया गया, जो कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी देखा है। एट्रोपिन को एंटीडोट के तौर पर यूज में लेते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी प्रोटामिन। प्रोटामिन जो है हेपेरिन एंटीडोट के तौर पर काम करता है।